नमस्कार। सोचिए, कहानियां आखिर हम उन्हें सुनाते क्यों हैं? ये सवाल कोई नया नहीं है, बल्कि एक ऐसी बहस है जो करीब 2000 साल से चल रही है। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें प्राचीन ग्रीस से लेकर आज तक ले जाएगा। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। तो क्या कनेक्शन हो सकता है? एक तरफ एंशिएंट ग्रीस और दूसरी तरफ एक डरावना सा पार्टी गेम। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब हमें लिटरेचर को समझने के एक कमाल के सफर पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। मतलब 2000 साल से भी पहले एंशिएंट ग्रीस में सारी बातचीत की नींव कह सकते हैं वहीं रखी गई थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारे सफर का नक्शा है। इससे पता चलेगा कि हम कितना लंबा रास्ता तय करने वाले हैं। और हमारा पहला पड़ाव वो है महान दार्शनिक अरस्तु, या जिन्हें हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। तो अरस्तु ने अपनी किताब पोएटिक्स में एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन जरूरी फर्क बताया। उन्होंने कहा कि पोएट्री यानी कविता हमें बताती है कि क्या हो सकता है, ये यूनिवर्सल सच की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री यानी इतिहास हमें सिर्फ वो बताता है जो हो चुका है। उनके हिसाब से पोएट्री कहीं ज्यादा गहरी, ज्यादा फिलोसॉफिकल चीज थी। मतलब एकदम शुरुआत से ही ये बहस छिड़ गई थी कि भाई कहानियों का असली मकसद है क्या। अब चलिए कुछ सदियां आगे चलते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं लॉन्जाइनस। उन्होंने अपनी किताब पेरीहिप्सिस से पूरी बहस का फोकस ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि कहानी का स्ट्रक्चर कैसा है ये इतना जरूरी नहीं है, जितना ये कि कहानी सुनने वाले या पढ़ने वाले पर क्या असर डाल रही है। मतलब वो इमोशनल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे कि कैसे एक अच्छी राइटिंग किसी को भी एक अलग ही दुनिया में ले जा सकती है। चलिए, अब ग्रीस से निकलकर हम पहुंच रहे हैं मध्ययुगीन इंग्लैंड में। ये वो दौर था जब लेखक एक खास अंग्रेजी साहित्यिक परंपरा की नींव रख रहे थे। एक बार फिर से हमारी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए हम कितनी बड़ी छलांग लगा रहे हैं। सीधा 14वीं सदी में, जेफरी चौसर के जमाने में। यहीं से एक नेशनल इंग्लिश लिटरेचर कह सकते हैं शक्ल लेना शुरू कर रहा था। चौसर की सबसे खास बात ये थी कि उनके किरदार सिर्फ किरदार नहीं थे, वो पूरे समाज का एक छोटा सा मॉडल थे। जैसे ये उदाहरण देखिए, नाइट, स्क्वायर और योमन, ये तीनों मिलकर एक पूरी सोशल यूनिट बनाते हैं। नाइट यानी पिता, जो जमींदार फौजी क्लास को दिखाता है। स्क्वायर यानी बेटा, जो अगली पीढ़ी का योद्धा है। और योमन यानी उनका सेवक, जो इस यूनिट को पूरा करता है। कमाल है ना? अब आते हैं 17वीं सदी में। यहाँ जॉन ड्राइडन ने एक बड़ी मजेदार चीज लिखी। उन्होंने एक ऐसी बहस की कल्पना की जिसमें 4 दोस्त आपस में इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भाई सबसे अच्छे नाटक किसके हैं। क्राइट्स कहता था कि पुराने ग्रीक और रोमन ही बेस्ट थे, उनके नियम टाइमलेस हैं। यूजीनियस का कहना था नहीं भाई, हम मॉडर्न लोग उनसे बेहतर हो गए। लिसिडियस को फ्रेंच नाटकों का स्ट्रक्चर बहुत पसंद था। और फिर आते हैं निएंडर, जो शायद खुद ड्राइडन ही थे, और उनका तर्क था कि अंग्रेजी नाटकों में आत्मा ज्यादा। तो अब तक सब ठीक चल रहा था, नियम बन रहे थे, परंपराएं बन रही थी। लेकिन फिर आई 20वीं सदी। ये एक ऐसा दौर था जिसने सारे पुराने नियमों को उठाकर फेंक दिया। ये एक क्रांतिकारी समय था जिसने हर चीज पर सवाल खड़े कर दिए। जरा टाइमलाइन पर फिर से देखिए। 20वीं सदी की शुरुआत में कितनी सारी हलचल हैं। ये लिटरेचर की सोच में एक तरह का धमाका था। आधुनिकतावाद यानी मॉडर्निज्म का सबसे बड़ा बदलाव ये था कि फोकस बाहर के दुनिया से हटकर इंसान के मन के अंदर चला गया। जैसे D.H. लॉरेंस का नॉवल है सन्स एंड लवर्स। इसका जो क्लाइमैक्स है वो कोई बड़ी जंग या घटना नहीं है। क्लाइमैक्स है एक किरदार का अंदरूनी फैसला। जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो पॉल मोरेल नाम का ये किरदार मौत की तरफ जाने के बजाय जिंदगी को चुनता है। यही वो बदलाव था, एक्शन से साइकोलॉजी की तरफ। और इसी दौर में एक रूसी विचारक आए, विक्टर श्लोव्स्की। उन्होंने आर्ट का एक बिल्कुल नया मकसद बताया। उनका एक कॉन्सेप्ट था ओस्ट्रानेनी, जिसे हम डीफेमिलियराइजेशन भी कहते हैं। उनका मानना था कि कला का काम है रोजमर्रा की जानी पहचानी चीजों को फिर से अजीब और नया बनाकर दिखाना, ताकि हम दुनिया को सिर्फ पहचाने नहीं बल्कि उसे सच में महसूस करें, पहली बार की तरह। श्क्लोव्स्की ने खुद कहा था, और ये लाइन बहुत जरूरी है, कला किसी चीज की कलात्मकता को महसूस करने का एक तरीका है, वो चीज खुद जरूरी नहीं है।
मतलब पूरा जोर इस बात पर आ गया कि कहानी क्या है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि कहानी कैसे कही जा रही है। और हाँ, यहीं पर हमारा शुरुआती सवाल वापस आता है। हैरल्ड पिंटर का एक नाटक है द बर्थडे पार्टी। इसमें एक बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चों का खेल है, आंख में चौली। लेकिन पिंटर उसे इस तरह दिखाते हैं कि वो खेल डरावना और खतरनाक लगने लगता है, इतना कि एक किरदार का दिमागी संतुलन ही बिगड़ जाता है। ये शिक्लोव्स्की की बात का एक परफेक्ट उदाहरण है, एक जानी पहचानी चीज को अजीब बना देना। चलिए अब हम आज के दौर में आते हैं। अब हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम भाषा को और कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को एनालाइज करते हैं। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, एकदम माइक्रो लेवल पर। भाषा विज्ञान में एक टर्म है टॉनिक एक्सेंट। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। किसी भी वाक्य में एक ऐसा सिलेबल होता है जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, जहां आवाज का उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा होता है। बस यही छोटी सी चीज पूरे वाक्य का मतलब और इरादा तय कर देती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई आदेश देता है, जैसे सिट डाउन, तो आवाज नीचे की तरफ जाती है। इसे कहते हैं फॉलिंग टोन। लेकिन जब कोई विनम्रता से कुछ पूछता है, वुड यू लाइक सम टी, तो आवाज ऊपर की तरफ जाती है, एक राइजिंग टोन। देखिए, आवाज के इस छोटे से उतार चढ़ाव ने इरादे को पूरी तरह से बदल दिया। एक हुक्म है और दूसरा एक रिक्वेस्ट। और अब हम अपने इस सफर के आखिरी बड़े पड़ाव पर पहुंच गए हैं। साल है 1975। 1975 में हैरल्ड ब्लूम नाम के एक क्रिटिक ने एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी दी, जिसे एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। उनका कहना था कि कोई भी नया लेखक या कवि एकदम ओरिजिनल काम नहीं करता, बल्कि वो अपने से पहले के महान लेखकों से एक तरह की कुश्ती लड़ता है। वो जानबूझकर उनके काम को गलत पढ़ता है या उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है, ताकि वो अपनी नई जगह बना सके। ब्लूम के हिसाब से साहित्य का पूरा इतिहास ही लेखकों के बीच की एक जबरदस्त, कभी न खत्म होने वाली बहस है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या हम कभी भी सच में कुछ नया, कुछ ओरिजिनल बना सकते हैं? या फिर हमारी हर कला, हर कहानी सिर्फ अतीत के साथ चल रही एक रचनात्मक बहस का हिस्सा है? सोचिए, अरस्तु से लेकर ब्लूम तक यही एक सवाल है जो 2000 साल से भी ज्यादा समय से हमारी कहानियों को शक्ल देता आ रहा है।